तो लास्ट टाइम हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। 4 प्रॉपर्टीज हमारे पढ़ के हो गई थी। सबसे पहली देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 2। कम से कम ऐसे कितने कोलिनियर वेक्टर होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 होता है? वैसे 2 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 3। ऐसे मिनिमम कितने नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 होता है? ऐसे 3 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 4। ऐसे मिनिमम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 होता है? तो वो है 4। फिर उसके बाद अगले प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। अगले भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार। इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार, ये दो इक्वल वेक्टर है तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनका रेशियो सेम होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो आई थिंक ये इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट का रेशियो सेम होता है। इफ ए बार is equal to b bar, then ax upon bx is equal to ay upon by is equal to az upon bz होता है। कब? अगर a बार और b बार ये दो इक्वल वेक्टर होंगे तो उनके x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो और z कंपोनेंट का रेशियो सेम होता है। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। हम लोग ने पैरेलल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो और z कंपोनेंट का रेशियो पॉजिटिव होता है। और अगर वो एंटी पैरेलल होंगे तो उनके x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो और z कंपोनेंट का रेशियो निगेटिव होता है। लेकिन अगर इक्वल होंगे तो उनके x कंपोनेंट का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का रेशियो सेम होता है। सेम होता है बोले तो कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। तो ये हमने पढ़ा है। ए बार एंड बी बार अगर इक्वल वेक्टर होंगे तो जो रेशियो ए एक्स अपॉन बी एक्स का होगा उतना ही रेशियो ए वाई अपॉन बी वाई का होगा, उतना ही रेशियो ए जेड अपॉन बी जेड का होगा। और एज वेल एज एक्स और बी एक्स वैल्यू सेम होंगी, ए वाई इज इक्वल टू बी वाई होगा एंड ए जेड इज इक्वल टू बी जेड होगा। ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही हम कहेंगे कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैम वहाँ पे bx चाहिए। क्या चाहिए? bx ax हा, equals तर to bx. चुकून झालं असेल रे, समजून घ्यायचं तेवढं। गलती से ध्यान में मतलब लिखते वक्त लिखा, बोलते वक्त बोला, ऐसा कुछ हो गया वो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बार इफ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार। मतलब दो वेक्टर ए बार और बी बार को एडिशन करके तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है सी बार। आवाज सबको क्लियर आ रही ना? ए बार और बी बार को ऐड करके, ओके। किसी को आवाज ऐसा कम ना आ रही है, ऐसा कोई है नहीं ना क्लास में? आवाज क्लियर आ रही थी सबको? बोलो ना रे। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। तो इफ ए बार एंड बी बार दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो है सी बार, सपोज। एंड इफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार, और इफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार को ऐड करने के बाद सी बार बनता है, या तो तीन वेक्टर ए बार बी बार सी बार इन तीनों को ऐड करके अगर नल वेक्टर मिलता है, देन ये प्रॉपर्टी है, देन ए बार बी बार and C bar are lying in the same plane. In the same plane मतलब ये कोप्लेनर है। ये इसका मीनिंग होता है अल्टीमेटली, ब्रैकेट में लिखती हूँ कोप्लेनर। देखो ये प्रॉपर्टी का क्लू है कि अगर दो वेक्टर की एडिशन करके तीसरा वेक्टर बनता है सी बार, या तो वो तीनों वेक्टर को एडिशन करेगी तो आपको नल वेक्टर मिलता है। मतलब तीनों वेक्टर की रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम आ रही है। इक्विलिब्रियम, नल म्हणजे इक्विलिब्रियम,
तो वो पक्का तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे। तो इसका मतलब है कि ए बार बी बार सी बार इन तीनों को ऐड करके आपको 0 मिल रहा है, नल वेक्टर मिल रहा है, यानी इन तीनों को ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम मिलता है, तो पक्का वो तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, ये प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। अगली प्रॉपर्टी आहे, तर प्रॉपर्टीचे वाचत राहायचे कंटिन्यू आणि देन यू कॅन कन्क्लुजन, म्हणजे प्रॉपर्टी वाचत राहिलं की आपल्याला एखाद्या एमसीक्यू मध्ये पटकन क्लू लागतो। तर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे, इफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार। अगर दो वेक्टर ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अगर सी बार मिलता है, देन इफ, देखो, इफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार, then C bar is perpendicular to A bar as well as B bar। अगर C बार जो है वो A बार और B बार का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिलता है, तो पक्का C बार A बार को भी परपेंडिकुलर है और B बार को भी। ये कैसे रे? सपोज अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन में तुम्हारे दो वेक्टर है A बार और B बार। देखो रे, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, एक प्लेन एज्यूम टू बी, इसमें एक वेक्टर है A बार और दूसरा वेक्टर है B बार। तो ये ए बार क्रॉस बी बार कर रहे हो और क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर सी बार ऐसा मिल रहा है परपेंडिकुलर, किसको? उस प्लेन को जिस प्लेन में ए बार और बी बार रह रहे हैं। तो अल्टीमेटली सी बार बी बार के साथ 90 डिग्री नहीं है क्या? बोलो तो सही। ये देखो ना, अल्टीमेटली सी बार जो है वो बी बार के साथ 90 डिग्री, और अल्टीमेटली सी बार ए बार को भी तो 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। देखो है कि नहीं? ए बार को भी परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है कि वो ए बार को भी परपेंडिकुलर बी बार को भी? क्योंकि ए बार और बी बार एक ही प्लेन में रह रहे थे और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपको इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा। ए बार और बी बार को क्रॉस प्रोडक्ट करके जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, वो ये दोनों जिस प्लेन में उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट करके आ रहा है ना, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट करके आ रहा है इसीलिए। तो अल्टीमेटली वो ए बार को भी परपेंडिकुलर हो जाता है और बी बार को भी, और इसीलिए कहा गया है कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार अगर है, तो सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज बी बार, यानी सी बार ए ला पण परपेंडिकुलर असेल आणि बी बार ला पण। आणि ऐसे टाइम में अगर आप सी बार डॉट बी बार करोगे ना, तो आपको 0 मिलेगा, और सी बार डॉट ए बार करोगे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सी बार जो है वो बी बार को परपेंडिकुलर है एज वेल एज सी बार जो है वो ए बार को परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनका डॉट करोगे तो अल्टीमेटली आपको 0 मिलेगा। ये ध्यान में रखना। ये निकाल देते हैं। एक बाराची बुट्टी लिहिली ऍडमिशन हा तर घेऊ, पैसे घेतले असेल तर घे, नाही तर नको घेऊ। पैसे घेतले असेल तरच तिला घे, नाही तर नंतर ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 काफी कम लोग एंट्रेंस के बैच को काय किती पैसे आज काढणं सुलभवर आहे का? माहित नाही, विचारून घे। उठली दिसते नाही ना, विचार, चालू कर ना। प्रॉपर्टी नंबर 7, आज इंटरप्शन सारे बीच बीच में। प्रॉपर्टी नंबर 7, if mod of a bar plus b bar is equal to mod of a bar minus b bar, if mod of a bar plus b bar is equal to mod of a bar minus b bar, then angle between a bar and b bar is 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर दो वेक्टर है ए बार और बी बार, हाँ, इनका रिजल्टेंट करो, तो इनका रिजल्टेंट कोई तो भी आ रहा है, सपोज आर बार, उसका मैग्नीट्यूड, और ए बार और बी बार इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, और सब्सट्रैक्शन करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आर डैश बार, उसका मैग्नीट्यूड अगर वो सेम है बोलते, तो पक्का ए बार और बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, या एक बार और बी बार के बीच में एंगल 90 होगा। अगर आप ऐसे ही अभी ये न्यूमेरिकल ऐसे इसको न्यूमेरिकल कट कर ट्रीट करूँ तो मैं आपको इसकी प्रूफ दे सकती हूँ। कैसे? ये बोलते हैं कि ए बार और बी बार का एडिशन करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे निकलता रहे आपको मालूम है? उसको वो रिजल्टेंट वेक्टर में आर बार बोलूँ तो उसका मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, बरोबर है?
सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले कि मैडम ए बार माइनस बी बार, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालो, तो सपोज इनके रिजल्टेंट वेक्टर को मैं आर डैश बार बोलती हूँ, आर डैश बार, तो उसका मैग्नीट्यूड मुझे कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ये यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा रे? ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर से माइनस क्यों लिखा? इसमें नीचे माइनस लिखा ए बार। आपको एक मिनट, आपको याद है मैंने ये बताया था आपको, मैं याद दिलाती हूँ पक्का, गारंटी के साथ। आपको याद नहीं आ रहा मैम होगा। cos 180 माइनस थीटा इसलिए। हाँ हाँ, क्योंकि कॉस जो है, देखो यहाँ पे एक मिनट में डायग्राम याद दिलाती हूँ, कहाँ गई? ये देखो डायग्राम, देखो आपको रिमाइंड करवा के देती हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आर डिफरेंस इज ए बार प्लस माइनस ऑफ बी बार, यानी ए बार माइनस बी बार लिखा है यहाँ पर। और उसका मैग्नीट्यूड मैंने कैसे निकाला? आर डिफरेंस इज अंडर रूट ऑफ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस कॉस थीटा थी, ये बनाया था फॉर्मूला आर डिफरेंस। अगर ए बार आर डिफरेंस इज ए बार माइनस बी बार बनता है, तो आर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद आया? अभी बताया था मैंने ये, बोलो जल्दी, याद आया? हाँ, कारण तुम्हाला पटकन आठवतच नाही, लवकर आठवतच नाही, कारण काय, आपण गजनी आहे नंबरची, आपल्याला आठवलं तर पाहिजे, है की नाही? तुम्ही म्हणाल मॅडम काय गजनी गजनी लावून ठेवलं, तो गजनी असतो ना आमिर खानच्या पिक्चर मध्ये, त्याला शॉर्ट टर्म मेमरीचा प्रॉब्लेम असतो. पाहिला ना सगळ्यांनी पिक्चर? काय कळसपूरकर, त्याला शॉर्ट टर्म मेमरी. इकडे आलं लक्षात की थोड्या वेळानेच विसरून जातो, तर आपण तिथल्या तिथेच गजनी बनून जातो. आता मॅडमनी सांगितलं 3 दिवसापूर्वी, आपण पुन्हा विसरून, हा 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 हा, फिर मैडम को याद, देखो मैंने ऐसा बताया था, मैडम याद दिलाती. ये देखो, तो mod of a bar plus b bar is equal to under root of a bar plus b bar plus 2ab cos of theta, and mod of a bar minus b bar is equal to under root of a bar plus b bar minus 2ab cos theta. ये तो क्लियर हो गया ना? बट इन्होंने प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि ये दोनों इक्वल है बोला था, ये और ये, तो मैं क्या कर देती हूँ, इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, ये और ये. चलो करते हैं, देख के कि क्या बनता है. तो लेट अस डू नाउ. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta is equal to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos of theta. ऐसा करते. नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद रूट निकल जाएगा, है ना? रूट नीचे निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर 2ab cos of theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos of theta. तो कुछ कैंसिल हो रहा है कि ये ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये बी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, और ये यहाँ पर 2ab cos of theta है, और जो राइट साइड में माइनस 2ab cos theta, इसको इधर लेफ्ट में लेके आते तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2ab cos of theta इज इक्वल टू 0. 2ab cos theta 4ab cos theta, बरोबर है ना? 4ab cos theta इज इक्वल टू 0. तो फिर 4 cos यानी 4ab cos theta इज इक्वल टू 0, तो cos theta इज इक्वल टू 0 अपॉन 4ab. तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0. तो ये 0 हो गया. तो ये देखो 0 अपॉन 4ab, एक यहाँ से राइट साइड में सब 0 0 है, 0 अपॉन 4ab इट इज अ 0. 0 अपॉन 4ab इज अ 0. तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 अगर 0 होता है तो cos इनवर्स ऑफ 0 90 डिग्री आएगा. तो थीटा इज इक्वल टू 90. गॉट इट नाउ? तो अभी देखो वो जो प्रॉपर्टी थी उसकी प्रूफ मैंने करवा के दी आपको. ये प्रॉपर्टी नहीं थी क्या? क्या प्रॉपर्टी थी? अगर कोई भी दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, उतना ही वेक्टर वो दोनों वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद आता है, तो पक्का वो दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? बोलो बोलो. 90 डिग्री होगा. 90 डिग्री. तो मैंने इसको एज मैथमेटिकल प्रूफ करके बताया. अच्छा ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 8. आणि ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी सतत वाचत राहायच्या. सतत बोले तो कंटिन्यूअसली उसको पढ़ते रहना, क्योंकि वो दिमाग में फिर ट्रिगर लाते रहता है अपने. हाँ 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 ऐसी है, हाँ हाँ ऐसी प्रॉपर्टी लाइक दैट.
बार बार उसको पढ़ते रहे ना तो वो प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बैठी हुई रहती है, फिर वो अपने बराबर क्लू देती है वो प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल वेक्टर होंगे, कोई भी दो वेक्टर से अगर एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा मैक्सिमम आएगा। उनका रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, resultant of two vectors will be maximum when the two vectors, resultant of two vectors will be maximum when theta is equal to 0 or vector theta is equal to 0 या और करके, that is ऐसा लिखेंगे, resultant of two vectors will be maximum when theta is equal to 0, that is two vectors are parallel, two vectors are parallel to each other। यानी इसका मीनिंग ऐसा है कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल अगर होंगे तो उनका रिजल्टंट वेक्टर हमेशा मैक्सिमम होगा। अब आप बोलेंगे कैसे मैडम बताओ तो सही, आता बघा मी करून दाखवते। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये पढ़ा था हमने। कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो सपोज p एंड q आर पॅरलल, जर ते एकमेकांना पॅरलल आहेत तर उनके बीच में एंगल कितना रहता रे, 0 डिग्री, बरोबर है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq आणि cos ऑफ 0 काय असतो सांगा, cos ऑफ 0 काय असतो 1, हाँ तो ये 1, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि cos ऑफ 0 1, 1 इंटू 2pq, 1 इंटू 2pq 2pq, 2pq. तो फिर isn't it a perfect square of p plus q? देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq is a p plus q the whole square, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq is the perfect square of p plus q आणि p plus q चा स्क्वेअर आणि त्याचा रूट, तो म्हणजे सीधा सीधा r इज इक्वल टू p प्लस q ओनली। तो ये एडिशन करूंगी मैं इन दोनों की तो मेरे को मैक्सिमम नहीं मिलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर, इट विल बी मैक्सिमम। आप बोलेंगे मैडम मैक्सिमम कैसे, तो मैं एक चीज आपको पूछती हूँ, अगर मैं एक फोर्स वेक्टर है उसका यूनिट है 7 न्यूटन और एक दूसरा फोर्स वेक्टर है उसका यूनिट है 5 न्यूटन, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा एडिशन कितनी हो सकती रे, 12 न्यूटन। क्या अभी आपने सुना कि 7 और 5 की एडिशन 12 से भी ज्यादा हो सकती है, ऐसे कभी सुना है, बोलो। मैम आपको मैं सवाल पूछूंगी कि क्या आपने ऐसे कभी सुना है 7 और 5 12 से भी ज्यादा होता है, ऐसे कभी सुना है क्या, नहीं ना। तो 7 और 5 ज्यादा से ज्यादा 12 ही होंगे ना, 7 और 5 ज्यादा से ज्यादा 12 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और इसीलिए कहा गया है कि अगर दो वेक्टर से एक दूसरे को पैरेलल रहे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है उनकी एडिशन के बराबरी में होता है। अगर कोई भी दो वेक्टर से एक दूसरे को पैरेलल रहे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम रहेगा। अगर कोई भी दो वेक्टर से एक दूसरे को पैरेलल रहे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा मैक्सिमम रहेगा। वैसी ही दूसरी प्रॉपर्टी आती है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम, अभी मैक्सिमम के बदले मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 9, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स will be minimum, resultant of two vectors will be minimum when theta is equal to 180 degree, resultant of two vectors will be minimum when theta is equal to 180 degree, that is two vectors are anti-parallel to each other। देखो इसका मीनिंग क्या लिखा है मैंने यहाँ, that is two vectors are anti-parallel to each other। देखो क्या लिखा है मैंने, resultant of two vectors will be minimum, resultant of two vectors will be minimum when theta is equal to 180 degree, that is two vectors are anti-parallel to each other। कोई भी दो वेक्टर जब एक दूसरे को एंटी पैरेलल रहे, कोई भी दो वेक्टर जब एक दूसरे को एंटी पैरेलल रहे
तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा मिनिमम रहेगा। और पैरेलल रहे तो क्या रहेगा रे, बोलो? मैक्सिमम रहेगा। हाँ, पैरेलल रहे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम रहेगा और एंटी पैरेलल रहेगी तो मिनिमम रहेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? देखो, इफ पी बार एंड क्यू बार आर एंटी पैरेलल, if p bar and q bar are anti-parallel, that is theta is equal to 180 degree, then r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq and cos of 180. Cos of 180 is -1. Cos of 180 क्या होता है? -1. तो ये होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर निकल गया तो r इज इक्वल टू p माइनस क्यू ओनली। ये देखो, ये स्क्वायर और ये रूट निकल गया, तो स्क्वायर और रूट अगर निकल गया, रूट भी निकल गया और स्क्वायर भी निकल गया, तो ये r इज इक्वल टू p माइनस क्यू नहीं आया क्या? तो अगर मैं बोलूँ कि ये p की वैल्यू है 12 न्यूटन, या आप 7 न्यूटन ले लेते p की वैल्यू, और q की वैल्यू 5 न्यूटन ले लेती, तो 7 माइनस 5 कम से कम कितना होगा? 2 होगा ना। 2 से कम तो नहीं हो सकता ना। आर यू गेटिंग? जैसे मैंने बोला कि 7 और 5 ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकते, तो 7 माइनस 5 कम से कम कितने हो सकते? 2। उससे तो कम नहीं हो सकते ना। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अब समझे ऐसा क्यों बोला है? कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे तो उनका मिनिमम वेक्टर जो होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा मिनिमम होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा मिनिमम होगा। और अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। ये दिमाग में फिट करूं टाका। क्या प्रॉपर्टी बताओ हसनैन, क्या बोला मैंने प्रॉपर्टी? हसनैन, tell me the property number 8 and 9 in your own language or in your own way. Yes, ma'am. What is the property number 8 and 9 about? Ma'am, resultant of two vector is maximum if the angle between them is 0 or they are parallel to each other, Okay. and if the resultant is minimum if the angle between them is 180 or anti-parallel to each other. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। अभी पैरेलल एंटी पैरेलल तो हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आप बोलेंगे फिर मैडम अगर एंटी पैरेलल पैरेलल नहीं रहे और 90 वगैरह रहे तो एंगल, तो इसका मतलब उस वक्त जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, या 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला कि दो फोर्सेस है, इनका 7 और 5 12 बनता है, और वो पैरेलल है, तो पैरेलल होंगे तो ऐसा, और एंटी पैरेलल होंगे तो फिर 7 माइनस 5 2 आएगा। लेकिन दे आर नाइदर पैरेलल नॉर दे आर एंटी पैरेलल। सपोज उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसका मैग्नीट्यूड 12 और 2 के बीच में आएगा, मतलब मिनिमम से ज्यादा, मैक्सिमम से कम, इसके दरमियान कहीं तो भी होगा। समझे? तो वो एग्जैक्टली हम कैसे बताए वहां की मिनिमम भी नहीं होगा, मैक्सिमम भी नहीं होगा, उसके बीच में कोई तो भी वैल्यू आएंगी जब वो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होंगे या 60 डिग्री में होंगे या 30 डिग्री में होंगे तो। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी की तरफ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार कैन बी गिवन डिटरमाइंड बाय, ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक फॉर्मूला है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, angle between two vectors a bar and b bar is given by cos of theta is equal to a bar dot b bar, cos of theta is equal to a bar dot b bar upon ab, and sin of theta is equal to a bar mod of a bar cross b bar upon ab, और tan of theta से भी निकाला सकते तुम लोग। tan of theta is equal to
sin tan of theta is equal to mod of a bar cross b bar अपॉन a bar डॉट b bar। ये भी फॉर्मूला है, ये अपने को स्टेट बोर्ड में नहीं था। अब मैं ये तीनों फॉर्मूले कैसे आए बताती हूँ आपको। अगर दो वेक्टर है a बार और b बार, उनके बीच में मुझे एंगल पता करना है। तो आपको याद होगा 11वीं का हम लोग ने जो मैथमेटिकल मेथड चैप्टर किया था ना, उसमें हम लोग ने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले को यूज किया था। cos ऑफ थीटा इज a बार डॉट b बार अपॉन ab। आठवतोय का हर्षिता? आपण या फॉर्म्युल्याने प्रॉब्लेम केले होते। जर दोन वेक्टर a बार आणि b बार मध्ये अँगल जर काढायचा असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरला होता। आता का वापरला होता आणि कुठून आला होता हा फॉर्म्युला, मी आठवण करून देते। तुम्हारी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी a बार डॉट b बार is equal to ab cos of theta। ये थी definition of dot product। The dot product of two vectors can be defined as the product of magnitude of the two vectors and cosine of the angle between them। This was a property of your dot product। तो a bar dot b bar is ab cos theta as per definition of dot product। And suppose I want to find out the angle of theta between them, so I must find out cos of theta over there, and then I will do a bar dot b bar upon, ये a को नीचे ले लेते, ये b को नीचे ले लेते, तो a बार डॉट b बार अपॉन क्या हो जाएगा रे, ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। बताइए ये फॉर्मूले से हमने एंगल निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था और मैम, आपको याद है निकाला था और मैम। आपको याद है मैंने a बार डॉट b बार निकाला कैसे था? वो ax bx प्लस ay by प्लस az bz, क्या ax bx प्लस ay by प्लस az bz से मैंने, कौन है कॉल कर रहा है, नहीं उठाती अभी, क्या मालूम। a बार डॉट b बार अपॉन ए बी, कॉस ऑफ थीटा इज a बार डॉट b बार अपॉन ए बी, इस फॉर्मूले से। अच्छा, तो ये फॉर्मूला तो आपका पहचान का है कि नहीं? ये वाला पहचान का है ना? हाँ, यस मैम। अभी ये जो दूसरा सुनो, अभी ये दूसरा फॉर्मूला जो है ना साइन थीटा वाला, वो भी आपके पहचान का है। कैसे बताती हूँ मैं, याद दिलाती हूँ आपको। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद दिलाती हूँ। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, the vector product of two vector is a vector। The vector product of two vector is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between them, and whose direction is always perpendicular to the plane containing the two vectors, which can be obtained by using right hand rule। So as per definition of vector product, mod of a bar cross b bar is ab sin theta। As per definition of vector product, mod of a bar cross b bar is equal to ab sin theta। It means mod of a bar cross b bar upon ab is equal to what? sin theta। तो देखो ये फॉर्मूला यहीं से बना है, ये एक ही फॉर्मूला है कि नहीं, बोलो जल्दी। sin theta is equal to mod of a bar cross b bar upon ab। देखिए मैम। ओके, मतलब ये भी फॉर्मूला आपका वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से बना हुआ है। अब आते हैं tan थीटा वाले फॉर्मूले की तरफ। tan थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आया? बिल्कुल सिंपल है, आपने cos थीटा का फॉर्मूला निकाला था। सुनो, cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला निकाला था a बार डॉट b बार अपॉन ए बी, और sin थीटा का फॉर्मूला निकाला था a बार मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार अपॉन ए बी। अब मैं क्या करती हूँ, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव इट एज 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, तो राइट साइड में मैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगी। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 न्यूमरेटर में लेंगे, 1 डिनोमिनेटर में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी द होल डिवाइडेड बाय ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। बरोबर है? तो अभी आपका ये ए बी कैंसिल, तो ये हुआ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan ऑफ थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला बना क्या, चलो देखो जल्दी से। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बार डॉट बी बार। आर यू गेटिंग? यस मैम। तो इस यस प्रकार मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला क्यों ना यूज करे, आप लोग को एंगल मिलने से मतलब है।
अगर आपको एखादे न्यूमेरिकल में बोला गया है की ए बार और बी बार के बीच में अँगल निकालिये, तर तुम्हाला याच्यात 3 फॉर्म्युला मधला जो तुम्हाला कन्व्हिनियंट वाटतो एट दैट टाइम व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यू, डाटा पे एक बार नजर डालना, कभी भी ध्यान में रखना। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एक बार डाटा पे नजर डालना और एक बार ऑप्शन पे नजर डालना, जो एबीसीडी ऑप्शन होते हैं ना उसके ऊपर, और डाटा और ऑप्शन को देखते हुए आपको इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला उस टाइम इजी लगता है कि जिसके मेरा आंसर जल्दी निकल जाएगा, वो फॉर्मूला आप लोग सिलेक्ट करके उसका आंसर निकालिए। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। यानी इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी ना बोलने से बेटर मैं ऐसा बोलूंगी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के 3 अलग अलग फॉर्मूले, उसमें से कोई भी एक फॉर्मूले से आप एंगल निकालोगे। जरूरी नाही की तुम्हाला 3 फॉर्म्युले देतो 3ही वापरा, कुठला पण एक वापरा आणि त्याच्याने आंसर काढा। अगला फॉर्मूला आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार in the direction of B bar. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, मतलब ए बार का प्रोजेक्शन बी बार की तरफ। तो कैसे ए बार का प्रोजेक्शन यानी क्या, पहले वो मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार यानी इनडायरेक्टली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार लाच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार पण म्हणतात। तर मी ते मीनिंग मध्ये लिहून देते तुम्हाला कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार यानी ब्रैकेट में लिखती हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। इसका मीनिंग क्या है बताती हूँ। मतलब ऐसा वेक्टर ए बार का ऐसा कंपोनेंट जो कि बी बार के अलोंग है। वेक्टर ए बार का ऐसा कंपोनेंट जो कि बी बार के अलोंग है, तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है हमेशा। कैसे, आप बोलेंगे मैडम आपको कैसे पता चलता कि वो कॉस ही कंपोनेंट लेना, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये देखो, ये एक वेक्टर बी बार है, ठीक है, और ये है एक वेक्टर ए बार। तो अगर ए बार और बी बार के बीच में एंगल है थीटा, और मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं वेक्टर ए बार को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। देयर आर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार and both are inclined to each other at an angle of theta, and I want to resolve the vector a bar into two components. मुझे वेक्टर ए बार को दो कंपोनेंट में रिजोल्व यानी कि सेपरेट करना है। तो जिधर का एंगल थीटा रहेगा उधर वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा रहता रे, बोलो, cos कॉस component. कंपोनेंट। अब सुनो, अब मैं वेक्टर ए बार का ना कंपोनेंट बनाना चाहती हूँ। तो जिधर का एंगल थीटा, तो वो वाला साइड वाला कंपोनेंट कॉस, तो यहाँ पर मेरा ए का कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा कंपोनेंट, और इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा कंपोनेंट। तो इस प्रकार मैंने वेक्टर ए बार के दो कंपोनेंट किया, एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो हाँ, कंपोनेंट ए कॉस थीटा जो है ना वो बी बार के अलोंग आ रहा है। ये जो कंपोनेंट ए कॉस थीटा है ना वो बी बार के अलोंग आ रहा है। अब इन्होंने हमें पूछा क्या था, इन्होंने हमें पूछा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन पूछा था। कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, म्हणजे बी बार के अलोंग ए बार का प्रोजेक्शन। देखो, बी बार के अलोंग ए बार का प्रोजेक्शन म्हणजे बी बार के अलोंग रहने वाला ए बार का कंपोनेंट, म्हणजे कौन सा कंपोनेंट है वो, बोलो, A cos theta component. A cos theta component. तो फिर अभी मुझे एक cos थीटा कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। तो हमारी डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। हमारी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन मुझे तो ए कॉस थीटा कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ए बार डॉट बी बार अपॉन बी नीचे ले लूंगी, ए बार डॉट बी बार अपॉन बी नीचे ले लूंगी, और यहाँ पे राइट साइड में लिखूंगी ए कॉस थीटा कंपोनेंट। तो आ गई मेरी ए कॉस थीटा कंपोनेंट की वैल्यू, यानी कि अल्टीमेटली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार, ए कॉस थीटा म्हणजे कोण, तर ए कॉस थीटा इज अल्टीमेटली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। तो इस प्रकार प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A bar in the direction of B bar, that is A cos theta
is equal to a bar dot b bar upon b. a bar dot b bar upon b. ये देखो, projection of vector a bar in the direction of b bar. Projection of vector a bar in the direction of b bar, that is a cos theta, is equal to a cos theta is equal to a bar dot b bar upon b. ठीक है, तो सिमिलरली आपको अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b बार इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, अभी मैं अगला लिखती हूँ, नंबर 12, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b बार इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, यानी कि अल्टीमेटली कौन से वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ B bar. हाँ बरोबर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी बार. तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी बार मुझे चाहिए, मेरे को बी बार का ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि ए बार के अलॉन्ग है. ऐका मुलांनो, अब फिर से ये वेक्टर ए बार है, ये मेरा वेक्टर बी बार है, हाँ, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है. तो अभी मैं बी को रिजॉल्व करूंगी, रिजॉल्व यानी सेपरेट दो कंपोनेंट में. तो जिधर का एंगल थीटा रहेगा उधर वाला कंपोनेंट कॉस. तर बी ला मी सेपरेट करते, तर इकडे माझा बी कॉस थीटा कंपोनेंट येणार, बी कॉस थीटा कंपोनेंट, आणि इकडे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर येणार बी साइन थीटा component. So I have resolved the vector b bar into two components. One is the cos component, other one is the sin component. But the b cos theta component is along which vector? बोलो. a के along. b का cos component मेरा किसके along आएगा? a के along. तो अभी उन्होंने वही तो पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b बार इन द डायरेक्शन ऑफ a बार. b बार का कौन सा कंपोनेंट यानी कौन सा प्रोजेक्शन a बार के अलॉन्ग है, बोलिए. b cos थीटा. तो अभी हाँ, तो फिर से अब मुझे क्या चाहिए? b cos थीटा. तो हमारी डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है? a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a b cos थीटा. तो मुझे अगर b cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? a बार डॉट b बार, करना पड़ेगा हाँ नीचे. गुड, a बार डॉट b बार अपॉन a इज इक्वल टू b cos थीटा. तो इस प्रकार मुझे मिला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b बार इन द projection of vector b bar in the direction of projection of vector b bar in the direction projection of vector b bar in the direction of a bar, that is projection of vector b bar in the direction of a bar, that is b cos theta is equal to a bar dot b bar अपॉन बोलो a. इस प्रकार हाँ, इस प्रकार मुझे तर आता पाठच करून ठेवायचं की प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार क्या होता है. तो अगर आपको प्रोजेक्ट आपल्याला पाठ नहीं करायचं, एक्चुअली डेफिनेशन तुम्हारे को लर्न है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो अगर मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार पूछा तो आप ए कॉस थीटा निकालना, और अगर मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार पूछा तो आप बी कॉस थीटा निकालना. बस इतना ध्यान में रखना. देखो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न है ना, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो अगर मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार पूछा तो आप बी कॉस थीटा निकालोगे, तो ए को शिफ्ट कर डालोगे. और अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार पूछा तो आप ए कॉस थीटा निकालोगे, तो बी को शिफ्ट कर दोगे. तो इसके लिए क्या रट्टा मारना पड़ता है क्या? बोलो तो सही. ऐसे चीज में रट्टा मारेंगे क्या तुम लोग? नहीं, बिल्कुल रट्टा नहीं. जो रट्टा मारेगा वो फिजिक्स नहीं कर पाएगा. उसको समझ करना पडेगा. हाँ, फॉर्म्युले वगैरे थोडे रटून ठेवावे लागतात, पण कॉन्सेप्ट्स यू कैनॉट लर्न लाइक दिस. कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है. ये हो गए प्रोजेक्शन की. अब आती है प्रॉपर्टी नंबर, मजेदार प्रॉपर्टी नंबर 13. आई कैप द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये एक वेक्टर है. आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप म्हणजे आई का उसका कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है वो भी 1 है, जो वाई कंपोनेंट है वो भी 1 है, और जेड कंपोनेंट वो भी 1 है. द आई कैप द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, द वेक्टर लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे. द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप
plus k cap is equally inclined to the coordinate is equally inclined to the coordinate axis at an angle of 54.74 degrees. The vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the coordinate axis at an angle of 54.74 degrees. अब आप बोलेंगे मैडम क्या है ये, हमें तो कुछ भी नहीं समझा है, ये कैसे क्या डायरेक्ट उठा के लेके आते हैं आप प्रॉपर्टी। देखो मैं बताती हूँ, एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कोई तो एक वेक्टर है तो इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट सब 1 1 1 1 है, is equally inclined to coordinate axis at an angle of 54.74 डिग्री। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते, 3 है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस पकड़ो, ये x एक्सिस पकड़ लेते, ये y एक्सिस पकड़ लेते, ये z एक्सिस पकड़ लेते। तो कहीं तो भी एक वेक्टर है ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप वाला, तो ना इस ये वेक्टर का इंक्लिनेशन जो है वो x एक्सिस के साथ भी 54.74 है, y एक्सिस के साथ भी उतना ही है और z एक्सिस के साथ भी। तो अगर ये वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप होगा तो ही इसका ऐसा होगा इंक्लिनेशन, अदरवाइज नहीं। तो फिर अब निकालेंगे कैसे, तो आपको याद होगा मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस वाला फॉर्मूला बताया था, डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी। रुको मैं आपको उस प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाती हूँ। डू यू रिमेम्बर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, कॉस ऑफ अल्फा इज आर एक्स अपॉन आर, कॉस ऑफ बीटा इज आर वाई अपॉन आर, कॉस ऑफ गैमा इज आर जेड अपॉन आर। फिर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आई थी वो 1, cos square alpha plus cos square gamma plus cos square beta is equal to 1. This was direction cosines। तो अभी मैं ना वही लगा के आपको ये क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी प्रूव करके बताती हूँ, ये प्रॉपर्टी प्रूव करके बताती हूँ मैं आपको, वही लगा के सेम लगा के। देखो वहां पे आते हैं हम लोग, प्लीज डोंट लीव द क्लास, टाइम बाकी है ना रे, आर लिविंग द क्लास, कठिन है। आती है प्रॉपर्टी की तरफ, कहाँ गए रे हम लोग, वो पीछे के पेज पे कैसे के जाते हैं। चला ये आपण है, तो मैं ये बता रही कि वेक्टर कौन सा था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहता है, कॉस अल्फा इज आर एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पर इस वेक्टर का पहले हम आर निकाल लेते, पहले वो वेक्टर आर नाम को दे देते, उस वेक्टर को लेट ऐसा नाम देते, लेट आर बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप मुझे बताइए इसका आर एक्स कितना नजर आ रहा है आपको 1, आर वाई कितना नजर आ रहा है 1, और आर जेड कितना नजर आ रहा है रे, वो भी 1, बरोबर आहे। बघा ना आर एक्स किती दिसतंय तुम्हाला, नाहीये दिसत, आर एक्स पण 1 आहे, आर वाय पण 1 आहे आणि आर जेड पण 1 आहे। जे आर एक्स आर वाय आर जेड काय त्याला रेक्टँग्युलर कंपोनंट म्हणतो ना आपण, है की नाही, तर त्याचा एक्स कंपोनेंट पण 1 आहे, वाई कंपोनेंट पण 1 आहे आणि झेड कंपोनेंट पण 1 आहे। आता मी काय करते, इन तीनों के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है आर का मैग्नीट्यूड वो निकाल के देती हूँ, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो आर एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3 नहीं हुआ क्या, बोलो जल्दी, रूट 3 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना। यस मैम, यस मैम। हाँ अभी मैं आपको कॉस अल्फा निकाल के बताती हूँ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, तो आर एक्स की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है रूट 3, है ना। सिमिलरली कॉस बीटा इज आर वाई अपॉन आर, तो आर वाई किती आहे 1, आर किती आहे अंडर रूट ऑफ 3। सिमिलरली कॉस गॅमा
वो है RZ अपॉन R। तो RZ कितना है 1, R कितना है √3। तो आप मुझे बताइए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा क्या क्या मिला मुझे, बोलो जल्दी। 1/√3 हाँ, तो मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू भी मुझे 1/√3 मिली है, जिसको हम लोग L बोलते हैं। कॉस बीटा की वैल्यू भी मुझे 1/√3 मिली है, जिसको हम लोग M बोलते हैं। और कॉस गैमा की वैल्यू भी मुझे 1/√3 मिली है, जिसे हम N बोलते हैं। तो हमारा कोसाइंस रूल क्या बोलता है, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1, यानी इनडायरेक्टली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये हमारी प्रॉपर्टी बोलती है, डायरेक्शन कोसाइंस वाली प्रॉपर्टी, है ना। तो यानी कि मैं बोलूंगी 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस 1/√3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा मैं बोलूंगी। बरोबर आहे की नाही सांगा लवकर, बरोबर आहे का? यस बरोबर आहे क्योंकि हमारी कॉस अल्फा कॉस यस बीटा, मैम देखो मैंने आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा की वैल्यू निकाल के बताई ना, नहीं बताई क्या? पिछले पेज में देख लो एक बार कैसे निकाली, एक बार देख ही लो आप लोग कैसे निकाली मैंने। पहले इन तीनों के RX RY RZ कंपोनेंट निकाले, वो 1 1 1 है। फिर मैंने आपको R का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर मैंने कॉस अल्फा इज RX अपॉन R, कॉस बीटा RY अपॉन R और कॉस गैमा इज RZ अपॉन R, ऐसा करके मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा तीनों निकाल दिया। अब इन तीनों के एडिशन करके देख रही हूँ, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, और प्रॉपर्टी करती ये इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। बरोबर आहे का? Yes, ma'am. तो अभी ये 3/3 इज इक्वल टू 1 प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ ना, Yes, हुआ ma'am. कि नहीं? हुआ. यस हाँ हाँ, सुनो, तो ये मैंने आपको प्रूव करके बताया, अभी मुझे वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, अज्यूम करते हैं कि अभी आपका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जो थे वो तो सब सेम थे, है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट कि ये तीनों एंगल्स इक्वल अज्यूम करती हूँ। लेट, मैं अभी बोलती हूँ लेट अल्फा बीटा आणि गैमा आर इक्वल, अज्यूम करते हैं कि अल्फा बीटा गैमा ये तीनों एंगल इक्वल है। तो अभी मैं कॉस स्क्वायर बीटा को भी अल्फा बोलती हूँ, कॉस स्क्वायर गैमा को भी अल्फा बोलती हूँ। ठीक है, सुन लो अभी मेरी बात। हाँ, कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गॅमा जर सेम असेल तर कॉस स्क्वायर बीटाला प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गॅमा इज इक्वल टू 1 बोलते ना तुम लोग, क्या बोलते हैं? अरे कोसाइन रूल क्या बोलता है अपना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गॅमा इज इक्वल टू 1। और मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज अल्फा बीटा गॅमा सेमच है, तो फिर मैं बीटा को भी अल्फा कर देती हूँ और गैमा को भी मैं अल्फा कर देती हूँ और अल्फा को अल्फा ही लिखती हूँ। तो मेरा 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 आया। तो फिर मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आया। फिर मेरा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आया। मेरा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 आया। अभी √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। अभी 1.732 का मुझे रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा, 1.32732 का रेसिप्रोकल।